नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता बीदर में 28 से 30 दिसंबर को। कर्नाटक के मंत्री खड़गे ने बीजेपी विधायक यत्नाल से की कोविड अनियमितताओं को उजागर करने की अपील। मोदी प्रगति के लिए एकाग्रचित प्रयास में है, बीवाई विजेंद्र ने कहा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसान और बिहार के लिए खास ऐलान। महाराष्ट्र पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज के पास 10 और 12 एलपीजी सिलेंडर फटने की खबर, मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिले में राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें राज्य भर से प्रतियोगी भागी लेने के लिए बीदर पहुंचेंगे। प्रतियोगिता का आयोजन 28 से 30 दिसंबर तक किया जाएगा। प्रतियोगिता के माध्यम से खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका भी मिलेगा। प्रतियोगिता से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर कर्नाटक वुशु संस्थान के जनरल सेक्रेटरी अशोक मोकाशी से खास बातचीत की सहयोगी आयुषी विजयवर्गीय ने। ಸಾಂಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೇಮ್ ಸರ್, ಫೈಟಿಂಗ್, ಹೆಡ್ ಗಾರ್ಡ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೌಲು ಏರನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ತೌಲು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು, ಹಾಗೂ ಸಾಂಶೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು. ಲಾಠಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಇದರಾಗ ಬರ್ತದೆ. ಇದ್ರಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಎರಡು ತರ ಲಾಠಿ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಲಾಠಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿನ್ನು ಲಾಠಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ದಪ್ಪ ಲಾಠಿ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬರ್ಚಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬರ್ಚಿ ಅಶೋಕ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 4 ತರ ಖಡ್ಗ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಬರಿಗೆಯಿಂದ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಇಂಡೋರ್, ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಇಂಡೋರ್ ಗೇಮ್ ಸರ್. ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ತೌಲು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಶೋ ಸೆಕ್ಷನ್. ಸಾಂಶೋ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಟಿಂಗ್ ಸರ್. ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಗಾರ್ಡ್, ಚೆಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್, ಗ್ಲೌಸು, ಆಮೇಲೆ ಗಮ್ ಸೀಲರ್, ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಶ್ ಫುಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಫೈಟ್ ಮಾಡೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ ಆಗಲಿ, ಸೌತ್ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ ಆಗಲಿ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ಬರೋದಂದರೆ ಸಂಡಾ ಫೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಡಲ್ಸು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಉಷು. 2013 ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸು, ಸ್ಟೇಟ್ ಸೀನಿಯರ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ಉಷು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತವೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಿಗೂ ಸಹ ಉಷು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮಲ್ಲಿದೆ, SGM ಸ್ಕೂಲ್ ಗೇಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ कर्नाटका ऊशु संस्थान के द्वारा यहाँ पर बीदर जिले के अंदर ऊशु की प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है 28 से 30 दिसंबर तक के लिए। अब इस प्रतियोगिता में क्या कुछ खास रहने वाला है, कर्नाटका ऊशु संस्थान के जनरल सेक्रेटरी अशोक जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जुड़ेंगे, उन्हीं से जानेंगे। सर, क्या कुछ आयोजन रहेंगे, किस किस तरीके से प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा? ये 22nd स्टेट वुशु चैम्पियनशिप हो रहा है जी, सब जूनियर, जूनियर, सीनियर कैटेगरी में, और बालक और बालिकियाँ भाग ले रहा है। ऑल ओवर स्टेट से 650 स्टूडेंट्स भाग ले रहा है। उसमें वुशु में 2 तरीके का इवेंट होता है जी। एक ताउलू बोले तो ओनली एक्शन है। एक्शन में क्या क्या आता है, 4 टाइप का शॉर्ट आता है और स्टिक्स आता है, और ये बोलता है स्पीयर भी आता है, वो डेमोन्स्ट्रेशन होता है। और एक है संडा बोले तो फाइटिंग है, फाइटिंग का भी कंपटीशन होता है जी। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं वो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। 10 दिन से पहले हाँ सारे डिस्ट्रिक्ट से टीम लिस्ट आया है। वो लोग पहले डायरेक्ट इधर नहीं आता है, पहले क्या है डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में कौन फर्स्ट प्लेस में होता है ना, वो लड़का और लड़की इधर भाग लेने के लिए आता है जी। और उम्मीद करेंगे कि जो यहाँ से जीतेंगे उन्हें नेशनल लेवल पर मौका मिलने वाला है 100%। जो सब जूनियर सीनियर में भाग लेता है ना, उनको 100% सब लोगों को सीनियर, सब जूनियर नेशनल में हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट होने के बाद कोचिंग कैंप रहता है, कोचिंग कैंप में परफॉर्मेंस लेके फाइनल करेंगे। बिल्कुल, जितने भी कॉम्पिटिटर्स यहाँ पर आने वाले हैं उनको लेकर के क्या व्यवस्थाएं की गई है आपके द्वारा? अच्छी तरह अकोमोडेशन भी दिया है ये बीदर डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन ने। हाइजीनिक कंडीशन रूम्स, इनको गर्म पानी रहने के लिए और पीने के लिए अच्छा पानी, और खाने के लिए हाइजीनिक फूड, और ट्रांसपोर्टेशन भी दिया है। वो
क्या है वेन्यू से टूर्नामेंट वेन्यू तक आने तक बस का व्यवस्था भी किया है इन लोगों ने। बिल्कुल, और ये बीदर के लिए भी सौभाग्य की बात है कि इतनी बड़ी प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित हो रही है बड़े बड़े शहरों को छोड़कर बीदर में। तो ऐसे में बीदर वासियों से आपकी क्या अपील है, आम आवाम से, और जो बच्चे हैं जो इस तरीके के खेलों में भाग लेते हैं उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेलने के लिए मौका दीजिए, इसमें तो बहुत बेनिफिट है। मैंने अभी प्रेस मीट में बोल दिया क्या क्या बेनिफिट है, और पर्सनली हेल्थ के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए, और क्या है सरकारी नौकरी भी मिलता है, इसके लिए बहुत बेनिफिट है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ सारे पेरेंट्स को, बालक और बालिकाओं को इसमें इन्वॉल्व होने के लिए आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट से ये क्लियर नहीं होता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। और वाकई में बदलते दौर के साथ कई चीज़ें बदली और आप सब यही कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे लाजवाब। तो बदलते दौर के साथ इस बात को आपको भी मानना चाहिए और सभी पेरेंट्स से भी हमारी अपील है कि अपने बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी आप पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दें। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ बीदर। बीदर जिले में पहली बार दास साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से कन्नड़ा को आगे बढ़ाने में जिन महाभावों का योगदान रहा उनको लेकर चिंतन और मनन का दौर जारी रहेगा। इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहेगा, जानने के लिए देखिए आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा की ये खास रिपोर्ट। ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೈಜನಾಥ್ ಕಮಠಾಣಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬೀದರ್ನ ಅನೇಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು, ಅದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಜರುಗಲಿದೆ. ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಐಡಲ್ ಖ್ಯಾತಿಯಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶಿವಾನಿ ಅವಳಿಂದ ನಾಡಗೀತೆ ಆರಂಭವಾಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ಸಮ್ಮುಖವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಲ್ಕಿಯ ಪೂಜ್ಯರು, ಕುಲಸೂರಿಯ ಶ್ರೀಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠ ತಿಂತಣಿಯ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಪುರಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಈ ನಾಡಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಕಾತ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣನವರು ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೇನೆ ದಾಸ ಸಂಭ್ರಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಚಿಂತಕರು ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಂ ರೇವಣ್ಣರವರು ಆ ಸ್ಮರಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನ ಭಗವಂತ ಉಬಾಜಿ ಅವರು, ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನ ಶ್ರೀ ರಹಿಮಖಾನ್ ರವರು, ರೇಣುಕಾ ಎಂ ಸ್ವಾಮಿರವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಯುವ ಸಾಹಿತಿಗಳಂತ ನಾಗೇಶ್ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯರು, ಗಣ್ಯರು, ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕವಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ. ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳೊಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ರಮೇಶ್ ಬಿರಾದರ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಸಹೋದರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸೋನಾರೆ ಸಾಹಿತಿಗಳವರು ಅಲ್ಲಿ ಆಶಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅನೇಕ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಕವಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಒಂದು 5 ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದು ಬಹಿರಂಗ ಅಧಿವೇಶನ, ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:15 घंटे ಅಲ್ಲಿ जिला कन्नड़ साहित्य परिषद के द्वारा 30 दिसंबर की तारीख को एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है दास साहित्य सम्मेलन। अब इसी को लेकर के यहाँ के जो प्रचारक हैं उनसे हम जुड़ना चाहेंगे। छित्री जी, सबसे पहले आप इसे समझना चाहेंगे कि आयोजन किस तरीके से होगा, कौन कौन से महानुभाव इसमें शिरकत करने वाले हैं? देखिए, पहली बार हमारे कर्नाटक में और विशेष करके जो बीदर में कन्नड़ साहित्य परिषद का जो परिषद है उसके ओर जो दास साहित्य सम्मेलन करने जा रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि पहली बार इन्होंने जो कन्नड़ साहित्य परिषद को हटकर भी यहाँ पर जो दास साहित्य सम्मेलन है और दलित साहित्य सम्मेलन और वचन साहित्य सम्मेलन और बहुत सारे ऐसे जो फील्ड हैं जिनको आज तक कोई टच नहीं किया गया, ऐसे जो महान भावी साधु संत लोग हैं, जैसे कि कनकदास है, पुरंदरदास है, बाबा साहब अम्बेडकर है, इनके बारे में भी थोड़ा चिंतन मंथन होना चाहिए। कन्नड़ के साथ में इन लोगों ने भी कन्नड़ को जो इतना जो आज पावरफुल हुआ है, कन्नड़ जो इतना जो कर्नाटक में सबसे हाईएस्ट लैंग्वेज है, उसके लिए ये दास लोगों ने भी बहुत काम किया है। उनके पीरियड में 1600 ईस्वी में कनकदास जी ने बहुत सारे, जैसे कि 1200 साल पहले बसवಣ್ಣ जी ने जो हमारे यहाँ के लोगों को जो रास्ता दिखाया जीने का,
उसी तरह कनकदास ने भी इस समाज के लिए, जिसके अंदर जो बहुत सारे मूढ़नंबिके हैं, तो उनको हटाकर सही जीवन, साइंटिफिक जीवन जीने के लिए जो रास्ता बताए हैं, और वो भी कन्नड़ में। इसलिए ऐसा कन्नड़ में जो इतना काम किए लोग, जो साधु संत लोग हैं, उनके बारे में भी हम चिंतन मंथन करना। और बीदर में 30 तारीख को रंग मंदिर में तकरीबन 4 से 5 हज़ार लोग जमकर एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। और उसमें हम कमठाने का जो स्कूल है, उस स्कूल से लेकर बीदर में उसका जो प्रोसेशन होगा, उस प्रोसेशन में बहुत सारे जो दास लोग हैं, उनके जो भाव चित्र होगा, उनका जो जुलूस होगा। और रंग मंदिर में आने के बाद में एक बड़ा फंक्शन होगा, जिसका अध्यक्ष सम्मान्य श्री हमारे इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे जी कर रहे हैं। और बेंगलुरु से जो चीफ गेस्ट होके HM रेवणा बल्कि जो एक्स मिनिस्टर हैं, वो लोगों ने आके तकरीबन शाम के 9 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक ये कार्यक्रम अलग अलग गोष्ठी बनाकर अलग अलग जो महान भावी जो संत है, इन के ऊपर चर्चा होने वाला है। उनको विषय दिया गया है बहुत ही डिटेल। 30 तारीख के दिन जो खाने का भी बहुत अच्छा व्यवस्था किया गया है। ये जस्ट एक फेस्टिवल के स्तर का एक काम हम कर रहे हैं 30 तारीख को। मैं बीदर के सब तमाम नागरिकों से विनती करता हूं कि 30 तारीख को रंग मंदिर में 11 बजे आकर आप हमारे कार्यक्रम को यशस्वी करिएगा। और कन्नड़ का जो कार्यक्रम है उसको थोड़ा ताकत देने के लिए मैं अपील करता हूँ। धन्यवाद। आपने कहा कि हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे, कि कौन कौन से तबके से लोग यहाँ पर आएंगे, या फिर कहें कि अगर एज कैटेगरी की हम बात करें तो महिला, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे सब शामिल होंगे? 100% महिला भी आएंगे और बच्चे भी आएंगे, बुजुर्ग भी आएंगे। और इसको जो कन्नड़ा को ये एक लैंग्वेज है, इसको कोई जात धर्म नहीं है। हर समाज के लोग जो कन्नड़ा का जो प्यार करते हैं, वो सभी लोग इसके अंदर शामिल होंगे। बिल्कुल, इसका उद्देश्य यही कि जो प्राचीन टाइम में जो हमारे महानुभावों ने जो कन्नड़ लैंग्वेज में जो ज्ञान दिया, तो हम उनके उस योगदान को भूले ना, नई पीढ़ी से हमेशा याद रखें। 100% आपने सही किया। जो लोग कन्नड़ के लिए इतने 600 साल, हज़ारों साल उन्होंने जो काम किया, उनके बारे में हम गुणगान करना, उनके बारे में चिंतन मंथन करना, हमारे आगे पीढ़ी को भी जो मालूम होता है कभी ऐसे ऐसे लोगों ने कन्नड़ के लिए अपने काम किया, वो बताने का भी हमारा जरूरी है। हम लोगों को जिम्मेदारी है, जो कन्नड़ा इतना आगे पहुँचा है, इतना हाईएस्ट लैंग्वेज बना है, तो इस लैंग्वेज के लिए जिनने काम किया, वो इन्होंने काम किया, बल्कि हम अगले बच्चों को भी ये बताने का बहुत जरूरी है। एक आखिरी सवाल कि इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से रहेगी? क्या कुछ माकूल व्यवस्था आप लोग के द्वारा की जाएगी? और बीदर के आम आवाम से आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं बीदर के आवाम से अपील करना चाहता हूँ कि बहुत ही डिसिप्लिन जो जुलूस होगा, जिसको भी हार्मफुल नहीं होगा, बहुत सिस्टमेटिक जुलूस होगा। उसके बाद में फंक्शन होगा और उसके बाद में खाने भी चलेगा। बहुत डिसिप्लिन की तरफ से हमारे बहुत सारे 100-200 हमारे वर्कर हैं, जो बहुत सारे जुलूस में भी वो लोग साथ में रहेंगे और कार्यक्रम में भी रहेंगे। और जो खाने के टाइम पे भी डिसिप्लिन के साथ में सबका हम पर इंतजाम हम लोग करेंगे। अपने खुद के कार्यकर्ताओं को लगाकर हम वो व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो ये थी इस खास सम्मेलन से जुड़ी तमाम जानकारी। आप देखना यही महत्वपूर्ण कि 30 तारीख को जब इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन होगा तो लोगों का उत्साह किस चरम पर होगा। कैमरामैन कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, KP न्यूज़। कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने बुधवार को असंतुष्ट भाजपा विधायक बसवनगौड़ पाटिल यत्नाल से राज्य में पिछली भाजपा सरकार के दौरान कोविड-19 प्रबंधन में कथित 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की अपील की। मंत्री ने कहा कि यत्नाल को कम से कम विवरण न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा जांच आयोग को सौंपना चाहिए, ताकि कोरोना वायरस से संबंधित अनियमितताओं की जांच की जा सके। खरगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं। उन्होंने कोविड घोटाले में केंद्र सरकार की संलिप्तता का संदेह जताया। यत्नाल ने कहा कि अगर उन्हें भाजपा से निष्कासित किया जाता है तो वह सभी दस्तावेज कोविड कुप्रबंधन से संबंधित जारी कर देंगे। मैं मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करता हूं कि कृपया कर्नाटका के लोगों को ध्यान में रखते हुए और उनके हितों की रक्षा करते हुए दस्तावेजों को सार्वजनिक करें, या कम से कम उन्हें न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा समिति जांच आयोग के साथ साझा करें। खरगे, जिनके पास ITBT और ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग है, उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि ये यत्नाल ईमानदार हैं, लेकिन उन्हें आयोग के सामने अपनी ईमानदारी लानी होगी। यदि यत्नाल इसे आयोग को सौंपने में रुचि नहीं रखते हैं तो इसे मीडिया के साथ साझा करें, क्योंकि यह 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। अगर उन्होंने पिछली भाजपा सरकार ने लाशों से पैसा कमाया है तो कोई मानवता नहीं है। खरगे ने भाजपा विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, यत्नाल ने मंगलवार को चेतावनी दी कि अगर उन्हें पार्टी से निकाला गया तो वह कोविड-19 महामारी के चरम पर कर्नाटका में BS येदियुरप्पा की नेतृत्व वाली भाजपा सरकार के दौरान हुई 40,000 करोड़ रुपए की कथित अनियमितताओं का खुलासा करेंगे।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2027 तक भारत को एक विकसित देश में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। पीएम देश के विकास के लिए एकनिष्ठ लक्ष्य पर हैं। वह पिछले 115 महीनों से बिना किसी छुट्टी या आराम के इस दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं। उन्होंने केआरपुरम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान कहा, मोदी ने यह सुनिश्चित करने के लिए नवंबर में यात्रा शुरू की कि केंद्र द्वारा घोषित योजनाएं देश के सबसे गरीब लोगों तक पहुंचे। 80 के दशक में राज्य और केंद्रीय योजनाओं का लाभ उठाने के लिए लोगों को सरकारी कार्यालयों के सामने कतारों में खड़े होने की बड़ी शिकायतें थी। कई बार लोग कमीशन का भुगतान करने के बाद ही उन लाभों का लाभ उठा पाते हैं। उदाहरण के लिए यदि केंद्र ने 100 रुपए दिए तो लाभार्थी तक केवल 15 रुपए ही पहुंचे, बाकी को एजेंटों और दलालों के नेटवर्क द्वारा जेब में डाला जाएगा। उन्होंने कहा, आज करोड़ों लोगों के लिए नए बैंक खाते खोले गए हैं। इससे सभी लाभ जन धन खातों तक पहुंचने लगे हैं और कोई भी कमीशन समाप्त हो गया है। उन्होंने कहा कि पीएम ने बिचौलियों से उत्पीड़न का सामना किए बिना प्रत्येक व्यक्ति तक मूर्त और अमूर्त लाभ पहुंचाने के पार्टी के मिशन को पूरा किया है। केंद्र ने उज्ज्वला योजना के तहत 9.60 करोड़ लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर कनेक्शन प्रदान किए हैं। हर गांव को बिजली कनेक्शन मुहैया कराया गया है। भाजपा उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री ब्यारती बसवराज ने कहा, पिछले 10 वर्षों में मोदी की उपलब्धियां अद्वितीय हैं। हम सभी को एक बार फिर मोदी को पीएम के रूप में देखने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जिला एवं मंडल के नेता एवं लाभार्थी शामिल हुए। कलबुर्गी जिला चिंचोली तालुका चंद्रपल्ली जलाशय और पर्यटक स्थल पूरी तरह से खराब हो गया है। जनता आक्रोश व्यक्त कर रही है। इस अवसर पर सामाजिक कार्यकर्ता जय भीम होलकर चिमना चौड़े ने कहा कि पर्यटकों के लिए पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं स्तर की पीने की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। चारों ओर जंगली पौधों के उगाने से बच्चों और पर्यटकों में भय का माहौल बना हुआ है। जनता ने अधिकारियों पर इस बात को लेकर आक्रोश व्यक्त किया कि सरकार हर साल इसके लिए करोड़ों रुपए का अनुदान खर्च करती है, लेकिन कोई उचित व्यवस्था नहीं है। एंकर एवं संवाददाता पूजा पिटले की रिपोर्ट। ಗಿಡ ಗಂಟೆಗಳು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಾವ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕು ಚನ್ನಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ಹೋದದ ಈಗೇನೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರವೇಶಗಾರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೂಡ್ಲಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ। ಈ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಟ್ಟಿಸಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಥರ ಬಂದಂಥ ಪ್ರವೇಶಗಾರ ರಸ್ತೆ ಕೂಡ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಯಾವುದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟದ ಸರ್। ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ। ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರ ಇಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಅಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಚನ್ನಪಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದ, ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು। कर्नाटक सरकार 2 फरवरी 2024 से 3 दिवसीय हम्पी उत्सव आयोजित करेगी। आवास मंत्री बीजर जमीर अहमद खान, जो विजयनगर जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। हम्पी उत्सव पहले इस साल नवंबर में आयोजित होने वाला था, हालांकि सूखे के कारण इसे टाल दिया गया था। जमीर ने कहा कि उन्होंने विजयनगर के उपायुक्त दिवाकर को उत्सव आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। महोत्सव को भव्य तरीके से आयोजित करने के साथ साथ स्थानीय कलाकारों और संस्कृति को मौका देने का भी निर्देश दिया गया है। जमीर ने अधिकारियों को हम्पी उत्सव को सफल बनाने के लिए जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों, संगठनों और लोगों को सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल करने का भी निर्देश दिया। लेते हैं छोटे सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 आने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। इससे पहले केंद्र सरकार जनता के लिए एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। कुछ ही दिनों पहले पीएम मोदी ने फ्री राशन स्कीम को 5 साल तक जारी रखने का ऐलान किया था। वहीं अब कैबिनेट ने बुधवार को किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। इसके साथ ही कैबिनेट ने बिहार के लोगों को भी सौगात दी है।
मोदी कैबिनेट की बैठक के बाद बुधवार को 2023-24 के लिए कोपरा के समर्थन मूल्य बढ़ाने को मंजूरी दे दी गई है। मिलिंग कोपरा के लिए एमएसपी 300 रुपए बढ़ाकर 11,160 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इसी तरह बॉल कोपरा का एमएसपी 250 रुपए बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस फैसले से भारतीय नारियल उत्पादकों को बेहतर पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित होगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में दीघा और सोनपुर को जोड़ने वाले गंगा पर एक नए 4.56 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल के निर्माण को मंजूरी दे दी है। पूरा होने पर यह पुल उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेगा। इस स्वीकृत परियोजना की कुल लागत 3,064.45 करोड़ रुपए है और इसके 42 महीनों में पूरा होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ के विमान नगर इलाके में सिम्बायोसिस कॉलेज के पास कम से कम 10 से 12 एलपीजी सिलेंडर फट गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर करीब 100 एलपीजी गैस सिलेंडर अवैध रूप से रखे हुए थे। इन 100 एलपीजी सिलेंडरों में से 10 सिलेंडर आग लगने के बाद फट गए। मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद हैं। आग पर काबू पा लिया गया है। अभी तक किसी नुकसान या किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। ये जानकारी पुणे अग्निशमन विभाग द्वारा दी गई है। नागपुर के वीसीए स्टेडियम के पास हाल ही में एक बड़ा हादसा हुआ था। यहाँ बैलून सिलेंडर ब्लास्ट में एक बच्चे की मौत हो गई, साथ ही 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हुई। इस घटना के बाद बलून बेचने वाला फरार हो गया। मृत बच्चे की पहचान श्रीजान आसिफ शेख के रूप में हुई थी। घायलों की पहचान अनमत आसिफ शेख और फारिया हबीब शेख के रूप में हुई थी। श्रीधाम अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण हेतु योग सम्राट शिवयोगी बाल योगी बाल ब्रह्मचारी स्वामी अभय चैतन्य फरहारी और हिंदू संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौनी महाराज ने अपने जीवन काल में अब तक 56 भू समाधि और 27 बार जल समाधियां ली हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने श्री राम मंदिर निर्माण के संकल्प को पूरा होने की प्रतिज्ञा को लेकर पिछले 46 वर्षों से भोजन भी त्याग दिया है। वर्ष 1981 से लेकर 2023 तक लगातार संपूर्ण भारतवर्ष के धार्मिक स्थलों पर यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, जप तप और उपवास लेटकर चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा करने को ही उन्होंने जीवन का ध्येय बना रखा है। वर्ष 1989 से 2002 तक 14 वर्षों का मौन व्रत भी रखा। बीते 37 वर्षों के दौरान प्रभु श्रीराम मंदिर के निर्माण की कामना हेतु 1 अरब 86 करोड़ 72 लाख से ज्यादा आहुतियां और महायज्ञ किया। अब श्री राम मंदिर का अयोध्या में भव्य निर्माण संपन्न होने के करीब है, मगर उद्घाटन कार्यक्रम में न्योता नहीं मिला है। इससे संत मौनी महाराज काफी निराश हैं। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर से देश के विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। राहुल गांधी 14 जनवरी को मणिपुर से 6,200 किलोमीटर की भारत न्याय यात्रा शुरू करेंगे। हालांकि उनकी इस यात्रा के शुरू होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने हमले तेज कर दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो कांग्रेस का कनेक्शन टुकड़े टुकड़े गैंग और सिख दंगों से भी जोड़ दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा, जिनकी पार्टी में टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य शामिल हैं, जो लोग भारत को क्षेत्रों और धर्मों में बांटने का काम करते हैं, वे क्या न्याय देंगे? जिनके शासन में 1984 के दंगे हुए, वे क्या न्याय देंगे? सिख विरोधी दंगों की एसआईटी जांच पीएम मोदी की सरकार ने शुरू की थी। जनता भी इसके असली चेहरे से वाकिफ है। लोकसभा चुनाव 2024 में अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। सभी राजनीतिक दलों के नेता अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। इसी क्रम में कांग्रेस पार्टी अपने 138वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के नागपुर में मेगा रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली को है तैयार हम नाम दिया गया है। कांग्रेस की इस रैली के नाम पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शायराना अंदाज में निशाना साधा। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
है तैयार हम रैली पर निशाना साधते हुए रामदास अठावले ने कहा कि अगर है तैयार हम तो हम भी नहीं है कुछ कम, क्योंकि हमारे में बहुत है दम। अठावले ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को स्थापना दिवस मनाने का अधिकार है। नागपुर में वह बड़ी रैली करने वाले हैं, चाहे इंडी अलायंस कितनी भी कोशिशें कर ले, वे पीएम मोदी की सरकार को नहीं गिरा सकते। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन उनका लक्ष्य देश को एकजुट करना नहीं बल्कि इसे तोड़ना था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत को तोड़ने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों के शासन के बाद भी भारत को एक रखने के लिए काम नहीं किया। अब राहुल गांधी ये करने जा रहे हैं। अरब सागर में भारतीय नौसेना व्यावसायिक जहाज के हमलावरों का काम खलास करने के लिए उतर चुकी है। भारत की बाहुबली नौसेना को देखकर अरब सागर में खलबली मच गई है। भारतीय नौसेना ने मंगलवार को कहा कि उसने अरब सागर में व्यावसायिक जहाज MV-KM प्लूटो पर हमले समेत क्षेत्र में हाल ही की घटना के मद्देनजर इस क्षेत्र में केंद्रित सामुद्रिक सुरक्षा अभियान शुरू किया है। नौसेना ने यह घोषणा तब की जब कुछ घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में एक कार्यक्रम में हमलों के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का संकल्प लिया। भारतीय नौसेना का अभियान शुरू होते ही समुद्री डाकुओं और आतंकियों में हड़कंप मच गया। समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत और अटैक हेलीकॉप्टरों ने अरब सागर में गश्त लगाना शुरू कर दिया। इससे दुश्मनों में घबराहट मच गई है। हमलावरों और डाकुओं को चुन चुन कर मारने के लिए नौसेना ने पूरी प्लानिंग कर ली है। नौसेना ने एक बयान में कहा, अरब सागर में हाल ही में समुद्री घटना के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने क्षेत्र में केंद्रित समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया है। क्षेत्र में भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की मौजूदगी और हवाई निगरानी बढ़ा दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को में हैं। इस दौरान भारत और रूस के बीच महत्वपूर्ण परमाणु ऊर्जा समझौता हुआ है। इससे चीन से लेकर अमेरिका तक खलबली मच गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और रूस ने तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की भविष्य की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण से संबंधित कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौते पर मंगलवार को हस्ताक्षर किए। जयशंकर रूस के नेतृत्व के साथ बैठक करने के लिए 5 दिवसीय यात्रा पर यहां आए हैं। उन्होंने द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंथुरोव के साथ व्यापक और रचनात्मक बैठक के बाद यह घोषणा की। इस बैठक के दौरान परमाणु ऊर्जा और औषधि, फार्मास्यूटिकल पदार्थ और चिकित्सकीय उपकरणों पर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। उन्होंने यहां भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज मेरी और उप प्रधानमंत्री मंथुरोव की मौजूदगी में हमने कुडनकुलम परमाणु परियोजना की भविष्य की इकाइयों से जुड़े कुछ बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। रूस की सरकारी मीडिया के अनुसार कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस की तकनीकी सहायता से तमिलनाडु में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण मार्च 2002 में शुरू हुआ। फरवरी 2016 के बाद से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली ऊर्जा इकाई लगातार काम कर रही है। इसकी डिजाइन क्षमता 1000 मेगावाट की है। संयंत्र के 2027 में पूरी क्षमता के साथ काम शुरू करने की उम्मीद है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्य स्तरीय वुशु प्रतियोगिता बीदर में 28 से 30 दिसंबर को। कर्नाटक के मंत्री खड़गे ने बीजेपी विधायक यत्नाल से की कोविड अनियमितताओं को उजागर करने की अपील। मोदी प्रगति के लिए एकाग्रचित प्रयास में है, बीवाई विजेंद्र ने कहा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, किसान और बिहार के लिए खास ऐलान। महाराष्ट्र, पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज के पास 10 और 12 एलपीजी सिलेंडर फटने की खबर, मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां मौजूद। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।